हिंदी समाज में कम से कम ये माना जाता है कि पढ़ने लिखने का काम आपने किया है तो आप पीएचडी जरूर होंगे। तो आप पीएचडी ना भी हो तो आपके नाम में डॉक्टर जोड़ दिया जाता है। ना तो मैंने एमबीबीएस किया है, ना मैं पीएचडी हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। पीयूष और मैं एक तरह से आप कहेंगे कि हमराह हैं। हिंदी में इतिहास पर जितना कम लिखा गया है और जिस तरह से ये माना जाता था कि इतिहास जो है, इतिहास जैसे गंभीर विषय पर तो अंग्रेजी में ही लिखा जा सकता है, हिंदी में क्या लिखा जाएगा। तो मैंने और पीयूष ने, मुझे लगता है पिछले 7-8 सालों में ये कोशिश की कि हिंदी हार्टलैंड जो नफरत का सबसे बड़ा प्रयोगशाला, आप कहना चाहें प्रयोगशाला बना हुआ है, जो भी कहना चाहें, जो भी लफ्ज यूज करना चाहें हम कर सकते हैं, वहाँ हिंदी में लिखने की कोशिश की। और जब पीयूष की किताब आई थी, नेहरू पर जब किताब उनकी आई थी, उसके बाद से मैं उनसे लगातार पूछता रहता था कि अगली किताब कब आ रही है। और जब ये किताब आई तो हमने आपस में बातचीत भी की थी, यूट्यूब पे हम लोगों ने बात की और इस किताब को लेकर काफी बातें हुई। सियासत और सांप्रदायिकता जिस तरह से हमारे समय एकदम पैरेलल हो गई है, हालत यह है कि सांप्रदायिकता का विरोध करने का जो लोग दावा करते हैं उनके भी कदम कई बार ऐसे लगते हैं कि उसी रास्ते पर चल रहे हैं। एक रूल ऑफ गेम बन गया है राजनीति का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। हर जगह हर लेवल पे आपको उसकी कोशिशें दिखाई देती हैं। उसके बीच में ये याद करना कि महात्मा गांधी सियासत और सांप्रदायिकता के अंतर संबंध पर क्या कह रहे थे, किस तरह से गैर सांप्रदायिक सियासत की बात कर रहे थे, अपने आप में एक चैलेंजिंग काम था। और जब मैंने बात की थी तब भी ये सवाल पूछा था कि गांधी पे इतना काम हुआ है, आपने CWMD कंप्लीट वर्क्स ऑफ कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के अलावा बहुत कम कोट किया, ज्यादातर आपने CWMD से ही लिया है। तो पीयूष ने कहा कि किसी और का कहा क्यों ने, जब गांधी ने खुद ही कहा है तो मैंने सोचा कि उसको डायरेक्ट हार्सेस माउथ से सीधे गांधी का कहा हुआ ही ले। इस रूप में ये किताब एक तरह से गाइड भी बनती है कि गांधी के बारे में या किसी के बारे में, कम से कम किसी भगत सिंह के बारे में आप ये काम नहीं कर सकते क्योंकि भगत सिंह ने 4 किताबें लिखी थी और जिनके पास रखने के लिए दिया था डर के उन्होंने उसको नष्ट कर दिया। तो भगत सिंह का अपना लिखा कुछ लेखों के अलावा कलेक्टेड वर्क्स जैसा कुछ हमारे पास बहुत नहीं मिलता है। लेकिन गांधी जैसे व्यक्ति जिनका लिखा एक एक शब्द दर्ज है, ऑनलाइन अवेलेबल है और फ्री अवेलेबल है। आप सेवाग्राम वर्धा की वेबसाइट पे जाइए, आप गूगल पे सिर्फ CWMD टाइप कर दीजिए, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी। वर्धा की वेबसाइट गूगल पे सबसे पहले दिखाई देगी और 1 से लेके 98 खंड आपको पूरे के पूरे ऑनलाइन मिल जाएंगे। और वो सारा का सारा एकदम कहने को PDF है लेकिन वर्ड फाइल की तरह बना हुआ है, जिसको आप इजीली मोबाइल पर, लैपटॉप पर कहीं भी पढ़ सकते हैं। दिक्कत ये है कि पढ़ता दोनों तरफ का आदमी आजकल वही है जो व्हाट्सएप पे आता है या यूट्यूब पे चढ़ा दिया जाता है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। सभी लोग कह रहे हैं किताब खरीदिए, बिल्कुल किताब खरीदना चाहिए, किताब रखना चाहिए, लेकिन किताब खरीदने के साथ बेहद जरूरी है कि किताब को पढ़ना भी चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है क्योंकि लंबे समय से मैं भी लिख रहा हूँ कि जिन मित्रों ने बड़े शौक से किताब खरीदी और किताब खरीद के फेसबुक पे लिखा भी कि मैंने किताब खरीद ली है, कई बार उसके बीच से कोट भी किया, वो भी जब वो सवाल पूछा गया कभी तो पूछने आ गया, यार अशोक तुमने कुछ लिखा है क्या अपनी किताब में? तो मेरे समझ में आता है कि किताब खरीद ली गई, उसकी 2-4 लाइनें देख ली गई, लेकिन उसको डूब के पढ़ा नहीं गया। तो ये वक्त ऐसा है, इतना सारा कंफ्यूजन है, सूचनाओं का जिस तरह से विस्फोट है। आप मोबाइल हाथ में लीजिए, सूचना ही सूचना आ रही है, ट्विटर पे सूचना आ रही है, फेसबुक पे सूचना आ रही है, यूट्यूब पे सूचना आ रही है, व्हाट्सएप पे सूचना आ रही है, कहां से नहीं सूचना आ रही है। हर व्यक्ति इस समय इतिहासकार है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है हमारे समाज में जो इतिहासकार ना हो। सब गांधी के स्पेशलिस्ट हैं, सब नेहरू के स्पेशलिस्ट हैं, सबके स्पेशलिस्ट हैं। वहां पर अगर वाकई आप इन लोगों को समझना चाहते हैं तो बेहद जरूरी है कि जो इस तरह की किताबें हैं जो रेफरेंस के साथ लिखी गई हैं, खास संदर्भ में लिखा गया है, उनको जरूर पढ़ा जाए। दूसरी एक बात मैं कहना चाहूंगा, बहुत सारी बातें जो सोच रहा था मैं कहूंगा, वो डॉक्टर त्रिपाठी ने या सचदेवा भाई साहब ने या बाकी लोगों ने वो सारी बातें कह दी हैं, तो रिपीट करने से अच्छा है कि एक बात जो रह गई थी वो मैं बस आपसे शेयर कर दूं। आजादी की आप पूरी लड़ाई देखिए। नॉर्मली माना यह जाता है कि जो बहुत मॉडर्न टाइप के लोग होते हैं, अंग्रेजी कपड़े पहनते हैं
और अंग्रेजी बोलते हैं और बहुत मॉडर्न टाइप के लोग होते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं। यानी आप ये मान लीजिए कि अगर हिंदू हैं तो फिर वो पैंट शर्ट पहनने वाले, कभी कभार मंदिर जाने वाले, भगवान का नाम बहुत कम लेने वाले, और अगर मुस्लिम हैं तो दाढ़ी न रखने वाले, और इस्लामिक जो कपड़ों को देख के जिनको ना पहचाना जा सके, माना जाता है कि ऐसे लोग सेकुलर होते हैं। मैं 1930 से 1947 के बीच का जो पीरियड है उस पर कुछ रिसर्च कर रहा हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ, शायद वो कभी किताब के रूप में आए। वो करते करते मेरे दिमाग में आया कि हम चलो दो दो करके हिंदू और मुस्लिम दोनों में से दो दो प्रतिनिधि उठाते हैं। हिंदुओं में अगर आप सावरकर को देखेंगे तो सावरकर जब जा रहे थे प्लेन से नहीं, पानी के जहाज से जब पढ़ने के लिए लंदन जा रहे थे तो उनकी प्रॉब्लम सिर्फ इतनी थी कि कांटा छुरी से उनको नॉनवेज खाने नहीं आता था, नॉनवेज उनकी प्रॉब्लम नहीं थी। गाय को लेकर मुझे लगता है कि बेहद मॉडर्न विचार है सावरकर के, जहां वो एक जगह तो यहां तक कहते हैं कि गाय से ज्यादा काम तो गधे आते हैं, अगर पूजा करनी है तो गधे की पूजा करो, गाय की पूजा क्यों करते हो बेवकूफों की तरह। ये बाकायदा उनका लिखा हुआ है और दर्ज है उनके यहाँ। इस लेवल के मॉडर्न है, लगभग नास्तिक थे, नास्तिक तो नहीं थे लेकिन लगभग नास्तिक थे, इस लेवल के कि मरने से पहले भी उन्होंने बाकायदा ये बिल की थी अपनी कि मुझे पारंपरिक तरीके से बहुत ज्यादा मेरा दाह संस्कार वगैरह ना किया जाए। ये सावरकर है। दूसरी तरफ गांधी हैं जो सुबह उठते थे भजन से शुरुआत होती थी, रात को सोते थे भजन से खत्म होता था। और एक बार नेहरू उनके ऊपर इसलिए नेहरू और कई लोग इसलिए नाराज हो गए कि कहीं भूकंप आया था, बिहार में शायद भूकंप आया था, और उसके लिए उन्होंने कहा कि ये फला पाप का फल है, मतलब एकदम धार्मिक जो भाषा होती है उस भाषा में उन्होंने कहा। उनके यहाँ बहुत सारी धर्म उनके साथ लगातार, अगर आप उनके प्रवचन पढ़ेंगे तो धर्म का वो साथ छोड़ते ही नहीं है कहीं। लेकिन हम देखते क्या है, सावरकर इस देश में हिंदुत्व का सिद्धांत लेके आते हैं जिसके बारे में यहाँ बात हुई, और जिसके बारे में कहते हैं कि ये इसका हिंदू धर्म से, ये हिंदुइज्म नहीं है, इसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, एक तरह से ये पॉलिटिकल हिंदुइज्म है, जहां हिंदुओं के अलावा जो हैं उनको दोयम दर्जे के नागरिक बनाने की बात है। अब चलिए थोड़ा मुसलमानों की तरफ चलते हैं। एक तरफ जिन्ना साहब थे, प्योर अंग्रेजी में ही बोलने वाले, जितना वक्त लंदन में गुजर जाए उनको सबसे खूबसूरत वक्त लगता था। जीवन में नमाज वगैरह, रोजे वगैरह के लिए कोई जगह नहीं थी उनके, खांटी अंग्रेज थे। दूसरी तरफ मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिनका जन्म मक्का में हुआ, जिस खानदान से थे वो खानदान जो है वो आलिमों का खानदान था। बाप ऐसे जिद्दी कि बाप ने कहा कि ना तो मैं इसको अंग्रेजों के स्कूल में भेजूंगा और ना ही जो ये हिंदुस्तानी स्कूल खुल रहे हैं इनमें भेजूंगा, दोनों जगह तालीम नहीं मिलती है। तो घर में तालीम हुई, फारसी घर में सीखी, अरबी घर में सीखी, कुरान घर में सीखा, सारी की सारी तालीम उनके घर में हुई। आप अगर उनके भाषण सुनिए तो देख ऐसा लगता है, अगर एक बार मैं ना कहूं कि ये मौलाना आजाद का भाषण है तो आपको लगेगा किसी मौलाना का भाषण होगा, मौलाना तो थे ही, किसी आलिम का भाषण होगा। पूरा जो इस्लामिक एक ट्रेडिशन है उस ट्रेडिशन से निकल के उनके भाषण आते हैं। और दोनों में तुलना करके देख लीजिए, कायदे आजम बनते हैं एक साहब, और 40 के बाद से ही इस देश में सांप्रदायिकता जिस तरह से बढ़ती है उसमें अंग्रेजों का एक बाजू बनते हैं सावरकर और दूसरा बाजू बनते हैं जिन्ना साहब। और इसके खिलाफ लड़ने वाले कौन लोग होते हैं? महात्मा गांधी और मौलाना आजाद जैसे लोग। इसमें आप चाहें तो रफी अहमद तिलवई को भी जोड़ लीजिए, और ऐसे 50 नाम मैं यहाँ पे गिना सकता हूँ। खान अब्दुल गफ्फार खान साहब को भी गिन सकते हैं, उनको भी कोई देख के कह देगा मुसलमान है। कपड़ों से उनको भी आप खान अब्दुल गफ्फार खान साहब को भी कपड़ों से पहचानेंगे। एक और बहस में आ जाते हैं इकबाल साहब और मदनी साहब। अगर आप देखेंगे तो इकबाल साहब किसी वैसे मस्जिद के ट्रेडिशन से या धार्मिक ट्रेडिशन से नहीं आते थे। अंग्रेज इंग्लैंड गए, मोहब्बत की, पढ़े, सारा कुछ वो किस्सा सब आप लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब इकबाल साहब कुरान से हवाला दे देकर लिखते हैं कि इस्लाम किसी और रिलीजन के साथ रह ही नहीं सकता है, तो उसका जवाब देने के लिए कौन आता है? उसका जवाब देने के लिए मौलाना मदनी साहब आते हैं और उसी कुरान से सफे के सफे खोल देते हैं इकबाल को जवाब देने के लिए कि आप इस्लाम का, आप कुरान का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कुरान कहीं ये नहीं कह रहा, मैं तो नहीं, मैंने कुरान नहीं पढ़ी है, मैंने उन दोनों को ही पढ़ा है। और तमाम सारे एग्जाम्पल देके कहते हैं कि ये जो आप 2 नेशन थ्योरी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मुस्लिम एक कौम है, हिंदू एक कौम है और दोनों कौमें साथ में नहीं रह सकती, तो हिंदू और मुस्लिम 2 नेशन नहीं है, दोनों एक साथ रह सकते हैं अपने अपने धर्म को मानते हुए। तो
ये सारा कुछ देख के जो मैं जहां कह के अपनी बात खत्म करना चाह रहा हूं कि मुझे लगता है कि इस सिंबलिज्म से भी हमको बाहर निकलना पड़ेगा। आधुनिकता का जो हमने अपने मन में एक बनाया हुआ है, एक इमेज बनाई हुई है कि फला आधुनिक और फला पिछड़ा हुआ, इस इमेजरी से हमको बाहर निकलना होगा, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह का इस समय बहुसंख्यकवाद यहां पर है, जिस तरह से लगातार ऐसा हो रहा है कि मुसलमानों को लगातार विलन बनाने की कोशिश चल रही है, वहां सांप्रदायिकता के खिलाफ भाषण मुसलमानों के बीच में देना दरअसल कई बार मुझे लगता है कि उनका अपमान है। हम क्या करते हैं, हमें दंगों के खिलाफ कोई नुक्कड़ नाटक खेलना होता है, मुस्लिम बस्ती में जाकर खेलते हैं। उल्टे जरूरत है हमारे शहर में जो मिडिल क्लास है, जो सबसे मॉडर्न दिखाई देते हैं, जो सोसाइटीज बनी हुई हैं जिनमें मैं रहता हूं और यहाँ के बहुत सारे दोस्त रहते होंगे, जहां मुसलमानों को घर नहीं मिल सकता, कई बार दलितों को भी घर नहीं मिल सकता। दरअसल बहुसंख्यकवाद और सांप्रदायिकता के अड्डे वहां पर बने हुए हैं। वहां तक हम कैसे पेनिट्रेट कर सकें, वहां कैसे जा सकें, उनसे कैसे संवाद कर सकें, इसके रास्ते तलाशने हमें होंगे। और इस बात को समझना होगा कि इस देश में फिलहाल अगर सांप्रदायिकता से निजात पानी है तो जो बहुसंख्यक सवर्ण क्लास है, उस क्लास को आगे आकर ये लड़ाई अपने हाथ में लेकर लड़नी होगी। आप जो है सांप्रदायिकता की लड़ाई को ऐसे गोल 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 घुमाकर और जो विक्टिम हैं लगातार उनको ही प्रीच करके नहीं लड़ सकते। फिलहाल इतनी सी बात, किताब बेहद जरूरी है और सबके साथ मैं भी आवाज से आवाज मिलाऊंगा कि एक एक कॉपी जरूर खरीदिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि किताब बहुत अच्छी है, इसलिए कि बहुत कम लोग हैं जो हिम्मत करके लिखते हैं, जो इस पूरे सिस्टम में तमाम लोगों को दुश्मन बना के, कई बार अपने घर वालों को भी दुश्मन बना के लिखते हैं। और आपका इतना सहयोग उनको मिलता है, हिम्मत बढ़ती है जब प्रकाशक इंस्टीट्यूट जब बताएगा उनको कि पीयूष 10,000 किताबें बिक गई या 5,000 किताबें बिक गई, तो वो हिम्मत मिलेगी जिस हिम्मत के सहारे फिर वो उतनी ही ताकत से अगली किताब लिख पाएंगे। तो इसलिए भी कई बार अपने लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए और बहुत शुक्रिया।